सुमन माँ जी, सुमन माँ जी। कमल, आई घर पे नहीं है क्या? वो माँ जी जवाब नहीं दे रही। तू एक काम कर, आके मेरा दरवाजा बाहर से खोल। वैसे तो मैं किसी के घर में ऐसे जाता नहीं हूँ, लेकिन रवि बहू अंदर कमरे में बंद थे और आवाज दे रहे थे, तो इसलिए मैं अंदर दाखिल हो गया। कमल, मेरे बेडरूम का दरवाजा बाहर से खोल, जल्दी। हाँ, पर आप कौन से कमरे में हैं? आवाज आ रही है कमल? हाँ हाँ। रवि बहू, वो आपके घर का दरवाजा पहले से खुला है। मेरे रूम का दरवाजा बाहर से बंद, घर का दरवाजा खुला। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। 58 वर्षीय सुमन जाधव के पति रमन जाधव 3 साल पहले चल बसे। तब से सुमन जाधव ज्यादातर घर पर ही रहती हैं। उनका बेटा रवि जाधव, जो ओवरसीज जॉब पर था, 3 साल पहले पुणे शिफ्ट हुआ है अपनी मां के साथ रहने और पुणे के एक बैंक में जॉब कर रहा है। सुमन की बेटी मनीषा पाटिल की 2 साल पहले शादी हुई और वो नागपुर में अपने पति रमेश पाटिल के साथ रहती है। इतना का सुसाइड नोट पढ़ूंगा ना। सुमन अपना अधिकतम समय पूजा पाठ, घर काम और टीवी देखने में बिताती हैं। जुलाई 2017। रवि रोज की तरह शाम 7:30 बजे दफ्तर से घर लौटा। उसने अपनी मां के साथ खाना खाया और रोज की तरह दिन भर के हालचाल की बातें भी हुई। वही नाज है। डिनर के बाद रोज की तरह रवि अपनी मां के साथ बैठकर टीवी देखता रहा। 10:30 बजे रवि अपने कमरे में चला गया और सुमन टीवी देखती रही। अगले दिन सुबह 7 जुलाई 2017 को सुमन के बेडरूम में सुमन की लाश पाई गई। ठीक 8:30 बजे, उसी समय मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रवि, 8:30 से पहले तुम अपने रूम से नहीं निकलते? अखबार पढ़ने, चाय पीने या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए? मॉर्निंग वॉक ट्रेडमिल पे हो जाती है, न्यूज़ लैपटॉप पे, और फिर तैयार होके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तब तो तुम्हारी माँ क्या करती है? सुमन जी तो जल्दी उठती होंगी। 6 बजे उठ जाती थी, उसके बाद पूजा पाठ में लग जाती। जब तुमने अपने बेडरूम का दरवाजा लॉक पाया तो तुमने अपनी माँ को फोन किया उनके मोबाइल पर? उठा नहीं रही थी वो। आई। ओ जी, हाँ। आपका फोन है। हेलो। हेलो कमल, मैं 201 से रवि जाधव बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? मैं तो घर पे हूँ, तैयार हो रहा हूँ। बस 10 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा ड्यूटी पर। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मतलब मेरे रूम की कुंडी बाहर से बंद है। मैं आई को फोन लगा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, पर किसी भी चीज का जवाब नहीं आ रहा है। मैं पहुंचता हूँ 2 मिनट में। सुन ना, मेरे बेडरूम की बैल्कनी के नीचे आ जा, मैं वहां पे तुझे घर की चाबी फेंकता हूँ। चाबियों का एक सेट तुम अपने पास रखते हो रवि? जी। जो तुम अपने बेडरूम में रखते हो? हाँ। रवि, जब हम तुम्हारे फ्लैट में गए थे तब हमने देखा कि चाबियों का एक सेट ड्राइंग रूम में लटका हुआ था। वो मेरी आई का सेट था। एक सेट मेरे पास रहता है मेरे लैपटॉप के बैग में, जो मैं तब यूज़ करता हूँ जब आई घर पे नहीं होती। कल रात आई घर पे थी और मेरा लैपटॉप का बैग मेरे पास, तो मेरी चाबियाँ मेरे पास थी रूम में। रवि भाऊ ने जब मुझे चाबी दी तो मैं लिफ्ट से झट से ऊपर आया और देखता हूँ तो ये दरवाजा पहले से खुला पड़ा था।
सुमन माँ जी, सुमन माँ जी। कमल, आई घर पे नहीं है क्या? वो माँ जी जवाब नहीं दे रही। तू एक काम कर, आके मेरा दरवाजा बाहर से खोल। वैसे तो मैं किसी के घर में ऐसे जाता नहीं हूँ, लेकिन रवि बहू अंदर कमरे में बंद थे और आवाज दे रहे थे, तो इसलिए मैं अंदर दाखिल हो गया। कमल, मेरे बेडरूम का दरवाजा बाहर से खोल, जल्दी। हाँ, पर आप कौन से कमरे में हैं? आवाज आ रही कमल? हाँ हाँ। रवि बहू, वो आपके घर का दरवाजा पहले से खुला है। मेरे रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद, घर का दरवाज़ा खुला। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रवि, अपनी माँ की अलमारियां चेक कर लो। वैसे हमें लगता तो नहीं है कि किसी चीज को हाथ लगाया गया है, फिर भी अगर कोई कीमती चीज मिसिंग है तो तुम ही बता सकते हो। लॉकर भी। रवि, तुम्हारी माँ के पास एक ही फोन था? जी सर, ऐसा लग तो नहीं रहा कि कुछ चोरी हुआ है, और मेन डोर अंदर से खोला गया है, कोई बाहर से तोड़कर अंदर नहीं आया है। फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं। जी नहीं, हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आने वाला था। रवि, कुछ बाहर से ऑर्डर किया था? खाना, दवाइयाँ या ऑनलाइन कोई चीज? मैं अकेला वॉचमैन हूँ इस बिल्डिंग का। यही पंप रूम के बाजू वाली खोली में रहता हूँ घरवाली के साथ। लेकिन कल रात को कोई नहीं आया था सब 201 में जाने के लिए। आप दोनों सुमन जाधव के पड़ोसी हैं। कल रात आप लोगों ने कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनी? नहीं सर, कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनाई दी सर। शालिनी जी, आपके यहाँ रोजाना दूध वाला, अंडे वाला, पेपर वाला, ये सब लोग आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं सर, सब आते हैं। और ज़्यादा फैमिली में? एक नौकरानी तक नहीं, सब काम खुद सुमन जी करती थी। एक किस्म की परफेक्शनिस्ट थी आई। उन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए था, इसीलिए घर के नौकरों पे भरोसा नहीं करती थी। दूध तो एक ऐसी चीज़ है, पूरी दुनिया घर पर ही मंगवाती है। दुनिया से थोड़ी अलग थी मेरी आई। डेयरी पर जाना, सही बैच का पैकेट लेना, डेट चेक करना, सब मायने रखता था उनके लिए। बैरागी तो नहीं, लेकिन एक तरीके से सुमन जी को एकांत पसंद था। ना किसी से कोई बातचीत, ना किसी से कुछ लेना देना, अपने में ही रहती थी वो। हमारी कॉलोनी की एनुअल डे में भी नहीं आती थी, घर में ही रहती थी सर। सुमन जी का बेटा रवि भी कुछ ऐसा ही है सर, सिर्फ काम पर आना जाना। किसी ने हेलो बोल दिया तो जवाब में सर हिला देगा, वरना नहीं। माँ बेटे के बीच आपस में कोई अनबन, प्रॉपर्टी का कोई चक्कर, या रवि की कोई गर्लफ्रेंड? सर, अभी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। घर से भी कभी कोई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन सर धीमी आवाज़ में भी तो लोग लड़ सकते हैं ना। रवि, तुम गहरी नींद सोते हो? नहीं, ज़्यादा हैवी नहीं। तुमने कहा कि तुम अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं करते। आधा बंद करता। आई देर रात तक बाहर टीवी देखती थी तो कई बार टीवी से डिस्टर्ब होता था। लेकिन रवि, तुम्हारे बेडरूम का दरवाजा पूरा बंद किया गया, बाहर से कुंडी लगाई गई, तुमने कुछ नहीं सुना? नहीं। तुम्हारी माँ को गला दबाकर मार डाला गया, स्ट्रगल हुआ होगा, आवाजें भी हुई होंगी शायद। और मैंने तो नहीं सुनी सर। और तुम हैवी नहीं सोते। रवि, तुम्हारी सिस्टर मनीषा पाटिल नागपुर से कब तक आ रही है? आज शाम या कल सुबह तक आ जाएंगे। यहाँ कोई तुम्हारा रिश्तेदार या दोस्त है जहाँ तुम 2-4 दिन रुक सकते हो? क्यों सर? हमें तुम्हारा घर सील करना होगा, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को हैंडओवर करना होगा। मात्रे फॉरेंसिक टीम को बोलो कि ये रूटीन चेक नहीं है, डबल स्कैन करें, 1-1 इंच।
फोर्स एंट्री नहीं हुई है, घर में चोरी नहीं हुई है। रवि के बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद था और बगल के रूम में रवि की माँ को गला दबाकर मार डाला गया, उसे पता तक नहीं चला। उसे सुबह 8:30 बजे पता चला जब वो अपने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोल पाया। ये सिर्फ इम्पॉसिबल नहीं है, ये एब्सर्ड भी है। डोंट वरी मात्रे, एक भी जगह नहीं छूटेगी। रात के 12:30 से 1:30 बजे के बीच में मर्डर हुआ है। विक्टिम का गला दबाया गया था, दम घुटने से मौत हुई है। इनके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड मिला। बॉडी में से किसी किस्म की नींद की गोली के ट्रेसेस नहीं मिली हैं। कत्ल इतनी खामोशी से हुआ है कि जस्ट नेक्स्ट रूम में सो रहे विक्टिम के बेटे रवि ने भी कुछ नहीं सुना। अजीब है। यस सर। तुम्हारी माँ गहने पहनती थी? हाँ, मतलब बेसिक से। रोज? मेरा मतलब कल रात को भी पहने होंगे? हाँ, बैंगल्स और गले में चेन हमेशा ही रहता था। आई के दोनों हाथों में एक एक कंगन और गले में चेन थी जो गायब है। रवि, तुम्हारे पास तुम्हारी आई की कोई ऐसी फोटो है जिसमें उन्होंने ये गहने पहने हो? फैमिली एल्बम में होनी चाहिए। अंदाजन क्या वैल्यू होगी इन गहनों की? नो आइडिया सर। उस वक्त तुम्हारी नजर में नहीं आया जब तूने फर्स्ट टाइम अपनी आई की बॉडी देखी कि बॉडी पर गहने नहीं है? सर, आई अगर मरी पड़ी हो तो गहनों पे किसका ध्यान जाता है? कल रात तुम्हारे घर कोई आया होगा और उसे पता था कि तुम घर पर हो। अगर वाकई में कोई आया था, कौन हो सकता है वो? सर, मुझे क्या मालूम कौन आया, किस लिए आया, किसने मेरे दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी, या किसने मेरी आई को 2-4 गहनों के लिए मार दिया। 4 साल से बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहा हूँ। आप हर एक फ्लैट में जाकर पूछ लीजिए कि कमल ने कभी कोई गड़बड़ की है क्या। कमल तो जब ड्यूटी पर था तब फ्लैट नंबर 201 में कोई आया, सुमन जाधव का कत्ल किया और गहने चुराकर भाग गया। उसका आना जाना तूने कुछ नहीं देखा? मैं 12 बजे तक अपनी कुर्सी पर डट कर बैठा था। तब तक ना कोई बाहर से अंदर आया ना अंदर से बाहर गया। और 12 बजे के बाद सो गया पौवा मार के? नहीं साहब, ड्यूटी पर सिर्फ चाय पीता हूँ और 12 बजे के बाद हर 1 घंटे में बिल्डिंग के चक्कर लगाता हूँ। कत्ल 12:30 से 1:30 बजे के बीच में हुआ। तब चक्कर लगाते हुए तूने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी? सुना होता तो जाकर तुरंत देखता ना साहब। और रवि भाऊ तो खुद घर पर ही थे। जब उन्होंने कुछ नहीं सुना तो बाहर कोई कैसे सुनेगा? रवि ने जब अपनी माँ की लाश देखी तो वहीं था ना? जी। वो वाकई में चौंका था या फिर चौंकने की एक्टिंग कर रहा था? बताया तो मैंने, वो भी चौंके थे और मैं भी चौंका था। जी हाँ, हमने मल्टीपल फिंगरप्रिंट सैंपल्स कलेक्ट किए हैं क्राइम सीन से। बस अब सेपरेटिंग चल रही है ये पता करने के लिए कि फिंगरप्रिंट्स एग्जैक्टली कितने लोगों के हैं। जतिन, उस बिल्डिंग में, उस कॉलोनी में, यहाँ तक कि पूरे इलाके में एक भी सीसीटीवी नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि कोई बाहर से आया था या नहीं। सीसीटीवी नहीं हो तो क्या हो गया, हम आपको बताएंगे फिंगरप्रिंट से कि क्राइम सीन पे एग्जैक्टली कितने लोग थे। वैसे मैंने विक्टिम सुमन जाधव की बॉडी के ऊपर से भी फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं। कैसे हुआ? मालूम नहीं। कहीं उमेश काका ने तो नहीं किया? सर जी, आज के टाइम में सोने के गहने बेचने में लेने के देने पड़ जाते हैं। चलो गहने चुराता भी है तो उसके लिए वो बोनस है, अपनी गर्लफ्रेंड को तो दे देगा पहनने के लिए, बट मोबाइल और कैश पीछे ही छोड़ गया। पक्का कोई झोल है। हाँ शिवा, हमें भी ये लगता है। मामला पर्सनल है, इसे चोरी का रंग दिया जा रहा है। तो रात को इतनी लेट किसी जान पहचान वाले के लिए दरवाजा खोली होगी सुमन जाधव, या फिर किसी जान पहचान वाले ने किसी पेशेवर को भेजा होगा। मैं सुपारी मार्केट में इंक्वायरी करता हूँ और सारे हिस्ट्री शीटर्स को खंगालता हूँ। आपके सगे काका, आपके स्वर्गवासी पिता के छोटे भाई? यस सर, उमेश जाधव है उनका नाम। उन्हीं पर आपको शक क्यों है मनीषा जी?
क्योंकि सर एक वही है जिनसे हमारी अनबन रही है। प्रॉपर्टी? जमीन काका बेचना चाहते थे और बाबा बेचना नहीं चाहते थे। दादू ने मरने से पहले जमीन आधी आधी करवाई थी बाबर काका के नाम। मुझे सब उमेश काका का ही कराया हुआ लगता है। हिकाय रवि, क्या नॉनसेंस? हाँ? सुमन भाभी के मर्डर के बारे में पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती है? मुझे नहीं पता उमेश काका। तुझे पता है पुलिस वाले कितनी बदतमीजी से मुझसे फोन पे बात कर रहे थे? वो कह रहे थे कि रमन भाव से मेरी दुश्मनी थी। मैं क्या करूं उमेश काका, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो कौन बोलेगा? हाँ, कौन बोलेगा? मनीषा आ गई क्या नागपुर से? तभी मनीषा ने ही मेरे खिलाफ पुलिस को उकसाया होगा, या फिर तुम दोनों ने। पहले ये बताइए कि ये जमीन की बात उठाई किसने? उमेश जी, जमीन का मसला था या नहीं था? कोई एक घर ऐसा बताइए जहां पे मसले नहीं हुआ करते, कभी पैसे तो कभी कुछ और। लेकिन मर्डर का आरोप? सुमन जाधव मेरे सगे भाव की पत्नी थी, म्हणजे माजी वही नहीं। फिर भी आप ना रवि से मिलने गए, ना अपनी भाभी की डेड बॉडी देखने गए, ना ही कोई मदद करने। सुमन भाभी की मौत की खबर सुनते ही मैं वहां रवि से मिलने गया था। घर सील था, इसलिए मैंने वहीं से रवि को कॉल किया और उसके किसी दोस्त विवेक के घर जाकर उसे मिला भी। या क्या बातें कर रहे हैं? हम जमीन की लड़ाई की बात कर रहे थे। हाँ ठीक, जमीन की लड़ाई थी। मैं जमीन बेचना चाहता था और मुझे उसके अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन रमन भाव उसके लिए एनओसी नहीं दे रहे थे, वो भी 3 साल पहले जब वो गुजर गए तब आपने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा? मेरी बाकायदा मनीषा और रवि के साथ डील हुई थी। जमीन बेचने के बाद जो पैसे मिले उसका बराबर 50% हिस्सा उन लोग को दे दिया गया। एक मिनट, जमीन 3 साल पहले बिक चुकी है। देखा, आधी अधूरी खबर दी गई है आपको। उमेश जी, मुझे उस जमीन की सेल डीड दिखाएंगे? आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? उमेश जी, मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में भरोसा बातों पर नहीं, सबूतों पर किया जाता है। सर, रवि यादव के फोन रिकॉर्ड्स में किसी भी पेशेवर का नंबर फीचर नहीं हुआ। मर्डर वाली रात उसने ना कोई सस्पिशियस कॉल किया और ना ही उसे कोई ऐसा कॉल आया। सुमन यादव के रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट ब्लैंक सर। हफ्ते में एक आध बार उसकी अपनी बेटी मनीषा पाटिल से बात होती थी। ये मनीषा पाटिल नागपुर से आके सीधे सीधे अपने काका उमेश यादव पर आरोप लगाने लगी। पर सच कहूं तो इसमें कोई वजन है ही नहीं। पर मनीषा ने ऐसा आरोप क्यों लगाया? सर, हो सकता है वो हमारा ध्यान मुद्दे से भटकाना चाहती हो। पर ये असली मुद्दा है क्या मात्र? उमेश काका वाली बात छोड़कर मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। रवि, ठीक से याद करो, बेल बजने की, दरवाजा खुलने की आवाज हुई थी? अगर आवाज होती तो मैं बाहर जाता ना देखने की कौन, कि अगर अटैक होता और शोर होता तो मैं अंदर कैसे सोया रहता। सर, रवि का खुद अकेले करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अपनी मां सुमन यादव के बेडरूम तक जाना, उसे मारना, इतना रवि खुद कर सकता है। रवि अपनी मां सुमन यादव को मारने के बाद खुद जाकर घर का मेन डोर खोल सकता है और उसे खुला भी छोड़ सकता है। रवि वॉचमैन कमल को सुबह फोन करता है, उसे अपने घर की चाबी देता है। वॉचमैन कमल ऊपर आता है, फिर दोनों मिलकर रवि की मां की बॉडी को डिस्कवर करते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है, सिवाय एक बात के। रवि को अपने बेडरूम को बाहर से लॉक करना। एग्जैक्टली, ये इम्पॉसिबल है। देखो, मान के चलते हैं कि रवि अपनी मां सुमन यादव का मर्डर करता है, उसके बाद मेन डोर को खुला छोड़ देता है, फिर अपने बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक करता है। फिर रवि अपनी मां सुमन यादव के रूम यानी कि इस रूम में एंटर करता है और फिर इस रूम की इस खिड़की से बाहर जाता है। और फिर रवि यहां बाहर से अपने रूम की खिड़की के जरिए अपने रूम में दाखिल होता है। सर, रवि के रूम की खिड़की के बाहर ग्रिल लगी हुई है, जो कि ओपनेबल है। ग्रिल पर ताला लगा हुआ है। जाहिर सी बात है रवि के पास इस ताले की चाबी होगी। तो जब मर्डर करने के बाद रवि अपने रूम में दाखिल होता है तो उससे पहले उसने इस ग्रिल को ताला लगा दिया हो। सर,
सुमन जाधव के रूम में जब हम लोग गए तो उसकी खिड़की में अंदर से कड़ी लगी हुई। हो सकता है कड़ी लगी ना हो, और सुबह हमारे यहाँ पहुंचने से पहले उसने अपनी माँ की मौत के दुख में आंसू बहाते बहाते चुपके से कड़ी लगा दी। लेकिन मुझे याद नहीं है कि रवि भाऊ ने जाकर सुमन माँ जी के कमरे की खिड़की की कड़ी लगाई हो। कमल, तुझे इतना तो याद है ना कि जब तू घर में दाखिल हुआ तो रवि के बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद था या खुला? नहीं साहब, बंद था। मैंने खुद अपने हाथों से कुंडी खोली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे रवि भाऊ का तुझे फोन करना, बालकनी से चाबी देना, तेरा ऊपर जाना, रवि के बेडरूम का दरवाजा बाहर से खोलना, ये सब मनगढ़ंत है? कि तेरे और तेरे रवि भाऊ की मिलीभगत तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों ने मिलकर रवि की माँ का कत्ल किया है? आप जिसकी चाहेंगे उसकी कसम खाऊंगा मैं। चाहिए तो आप सोसाइटी में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में, कोई भी बताएगा। रवि हमारे साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। वो एक बहुत ही शार्प, फोकस्ड और सीनियर एम्प्लॉई है। सर, मैं आपके गोल गोल सवालों का सीधा जवाब दूं? मेरा फ्रेंड अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, काफ़ी अटैच था। उसका सुमन आंटी का मर्डर करना इम्पॉसिबल है सर, नो चांस। सर, आप मेरे भाई रवि पर शक कर रहे हैं? मनीषा जी, क्या आपके भाई रवि के पास आपकी माँ को मार डालने का कोई कारण था? सिर्फ मेरी माँ? सर, वो रवि की भी माँ थी, और कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है? सर, आपको पता है जब बाबा की डेथ हुई थी तब रवि ऑस्ट्रेलिया में टॉप जॉब पर था। सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया आई की देखभाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आई ऑस्ट्रेलिया तो क्या, घर से बाहर निकल के मेन रोड तक नहीं जा पा रही थी, पूरी तरह से डिप्रेशन में थी। सर, रवि ने आई को धीरे धीरे ठीक किया, और आप कह रहे हैं रवि आई को मार डालेगा? रवि सिंगल क्यों है मनीषा जी? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, या फिर थी जिसे आपकी आई रिजेक्ट कर चुकी थी? मेरी आई को रवि की किसी भी पसंद से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, और अगर रवि की कोई गर्लफ्रेंड होती तो सबसे पहले वो मुझे बताता। क्या रवि हर चीज आपसे सलाह मशवरा करके करता है? कहीं आप उसकी रिमोट कंट्रोल आई तो नहीं? आई कम ढाल। ढाल? किस बात की ढाल? रवि ने जब कुछ किया ही नहीं तो मेरी वाइफ मनीषा क्या छुपाएगी? तुम्हारी वाइफ सीधा नागपुर से आती है, हमारे सामने उमेश काका का नाम लेती है और उस जमीन का डिस्प्यूट उठाती है जो 3 साल पहले सॉल्व भी हो चुका था। लेकिन उमेश काका वाले मसले के अलावा जाधव फैमिली का कभी किसी के साथ कोई पंगा हुआ ही नहीं था सर। कत्ल वाली रात घर पर कौन था? रवि। लेकिन शक रवि पर नहीं, सीधा उमेश काका पर। आप ये कहना चाहते हैं कि रवि ने अपनी आई का कत्ल कर दिया? ऑस्ट्रेलिया में थे, खुश थे वहां? जी। वो लाइफ छोड़ छाड़ के यहाँ पुणे में आ गए अपनी माँ के लिए। माँ को वहां क्यों नहीं बुलाया? उन्हें नहीं आना था। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा था, कोई गर्लफ्रेंड या फियांसी जो यहाँ इंडिया में नहीं आना चाहती थी, या फिर आना चाहती थी लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे रिजेक्ट कर दिया था? सर, एक तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। दूसरा, मैं यहाँ पे अपनी माँ की देखभाल करके बहुत खुश था। वो अकेली हो गई थी बाबा के जाने के बाद। आई एक तरीके से डिप्रेशन में थी। जब बाबा थे, आई सब कुछ शेयर कर पाती थी। बाबा उनके बेस्ट फ्रेंड थे। वो साथ कुकिंग करते, साथ सीरियल्स देखते। उनकी एक सेट लाइफ थी, एक ऐसी गाड़ी जो प्यार के पेट्रोल पर चलती थी। वो गाड़ी बंद पड़ गई। बड़ी मुश्किल से मैं आई को वापस थोड़ा ट्रैक पर ले आया। आई अब सिर्फ उस वक्त बात करती थी जब मैं ऑफिस से लौटता और उनके साथ खाना खाता। मुझे सीरियल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं उनके साथ बैठकर देखता, सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेला महसूस ना करे। मैं यहाँ सिर्फ उनके लिए आया था, आई के लिए। तो फिर मार क्यों डाला उन्हें? रवि, बहुत मुश्किल है तुम्हारी बातों पे यकीन करना कि तुम काम पर निकलने से पहले अपने बेडरूम से बाहर कदम तक नहीं रखते। तुम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए आए। तुम ऑफिस के अलावा अपना सारा टाइम अपनी माँ के साथ बिताते थे। इसके बावजूद तुम्हारा ध्यान तक नहीं गया कि तुम्हारी माँ की लाश में से गहने गायब है। सर, जहाँ तक रूम से बाहर निकलने की बात है तो ऐसा अक्सर होता था। आई सुबह जल्दी उठ जाती, पूजा पाठ में लग जाती और फिर घर के काम काज करती, और मैं उनकी किसी भी काम में मदद करूं उन्हें मंजूर नहीं था। तो अब ऐसे में मेरे कमरे की कुंडी बाहर से बंद है और उसके बगल के कमरे में मेरी आई की लाश रात भर पड़ी है, ये मुझे कैसे मालूम हो? और आई की लाश देखकर मैं खुद इतने शॉक में था कि
नहीं किया ध्यान कहनो। रवि यादव के फिंगरप्रिंट्स और वॉचमैन कमल मिस्त्री के फिंगरप्रिंट्स घर के कुछ एरियाज में मैच कर रहे हैं। रवि तो घर में था ही, और उस दिन सुबह वॉचमैन कमल भी घर में गया था, तो इनके प्रिंट्स तो मिलने ही थे, और जाहिर सी बात है सुमन यादव के प्रिंट्स भी होंगे ही। लेकिन सर, विक्टिम सुमन यादव, बेटा रवि और वॉचमैन कमल के अलावा हमें घर से फिंगरप्रिंट्स का एक चौथा सेट भी मिला है। चौथा सेट? जी सर, ये फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मौजूद है और काफी ताजे हैं। सर, इस चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट्स यहाँ पॉइंट 10 पे और यहाँ खिड़की के इस पार्ट पे पॉइंट 11 तक। यहाँ रवि के बेडरूम की कुंडी पर वॉचमैन कमल के प्रिंट्स होंगे। हाँ है, लेकिन कमल के अलावा उसी चौथे रेस में कैरेक्टर के फिंगरप्रिंट्स भी इस कुंडी पर से मिले हैं। पॉइंट 1 पर इस मेन डोर पे भी कमल के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, क्योंकि उसने भी दरवाजा खोला था। और फिर उस चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पे हैं। जितने चौथा शख्स मेल है या फीमेल? हैंड की साइज और उंगली की चौड़ाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चौथा शख्स कोई मेल ही। एक इंट्रूजन हुआ था, कोई घुसपैठ हुई थी इस घर पे सुमन यादव के कमरे में। हमें इस चौथे शख्स के फिंगरप्रिंट सुमन यादव के बॉडी पर से भी मिले हैं। उसने गला दबाया, गले की चेन निकाली और दोनों कलाइयों से सोने के कंगन भी निकाले। सर, मैंने इस पूरे क्राइम सीन को इस चौथे मेल के फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स को मिलाकर एक थ्योरी बनाई है। हमारा ये मेल सस्पेक्ट इसी खिड़की से अंदर आया होगा। तो हम ये मान के चलें कि सुमन यादव ने एक खिड़की खुली रखी थी। हाँ, या शायद खिड़की बंद रखी होगी लेकिन कड़ी नहीं लगाई होगी। सो हमारा ये सस्पेक्ट अंदर आता है और सबसे पहले वो पलटकर खिड़की की कड़ी लगा देता है। यहाँ बेड पे मिसेस सुमन यादव सोई हुई होगी। सस्पेक्ट ने अटैक किया होगा, दोनों के बीच में स्ट्रगल हुई होगी। सस्पेक्ट सुमन जी के साथ में नीचे गिरा होगा, क्योंकि यहाँ बेड के एज पे और फ्लोर पर से भी उसके प्रिंट्स मिले। मर्डर करके गहने उतारकर सस्पेक्ट इस दरवाजे की तरफ बढ़ा होगा। अब ये रवि के बेडरूम का डोर। यहां 3 पॉसिबिलिटीज है सर। एक तो ये कि सस्पेक्ट सुमन यादव के कमरे में एंटर होते ही सबसे पहले यहां आया होगा। उसने रवि यादव के कमरे को खोलकर देखा होगा। उसने देखा कि अंदर एक जवान आदमी सोया हुआ है। उसने चुपचाप दरवाजे को बंद किया और कुंडी लगा दी होगी। वापस गया, सुमन यादव का मर्डर किया और लूट भी। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि उसने पहले मर्डर कर दिया हो, उसके बाद यहां आया। उसने अंदर देखा कि अंदर रवि सोया हुआ है, उसने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसने रवि यादव के कमरे को खोलकर देखा ही ना हो, डायरेक्टली बाहर से कुंडी लगा दी हो। फिर सस्पेक्ट यहां आया होगा, इधर इस मेन डोर, चुपचाप दरवाजा खोला होगा और दरवाजा खुला छोड़कर चला गया होगा। हो सकता है ये पर्सनल दुश्मनी का मामला हो ही नहीं, कोई रैंडम लुटेरा अंदर आया, मर्डर किया, लूटा और निकल लिया। एग्जैक्टली। लेकिन सर, अगर सिर्फ लूट का ही मामला होता तो फिर पर्स में इतना कैश क्यों छोड़ दिया, मोबाइल क्यों छोड़ दिया? मैं तो पूरे बिल्डिंग के चक्कर लगाता हूँ साहब। लगता तेरे चक्कर की टाइमिंग के बारे में उसे ऑलरेडी पता था और उतने में ही उसने अपना चक्कर चला दिया। सर, इस अज्ञात रैंडम लुटेरे की थ्योरी में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सर, जैसे कि ये शख्स हमारा मेल सस्पेक्ट, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये सोसाइटी के निचले तबके से है। कोई कचरा उठाने वाला या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला, कोई ऐसा जिसका लगातार कचरे से कांटेक्ट होता रहता है और जो शायद काफ़ी लंबे समय तक नहा नहीं पाता या शायद नहाते ही नहीं। सो हमने इस चौथे अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट की एनालिसिस की है और हमें इसमें बैक्टीरिया मिला है। ये बैक्टीरिया ज़्यादातर सड़ते कूड़े में पाए जाते हैं, जैसे कि गटर्स, नाले, गार्बेज डंप्स। मात्र अचानक से हमारी सस्पेक्ट लिस्ट बहुत बढ़ गई है। ये या तो कोई सुपारी हत्यारा हो सकता है जो किसी कूड़ेदान के कांटेक्ट में आया हो, या फिर कोई एडिक्ट जैसा हो सकता है जिसने इत्तेफाक से सुमन यादव के फ्लैट को निशाना बनाया। सर, रवि के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। मुझे लगता है हमें इस रैंडम लूट और मर्डर के एंगल को ही फॉलो करना चाहिए। देखते हैं क्या हाथ लगता है। सुमन यादव मर्डर केस की तहकीकात की दिशा अब बदल गई।
फिंगरप्रिंट एनालिसिस के आधार पर अज्ञात संदिग्ध खूनी की प्रोफाइल रेडी हुई और तलाश शुरू हुई। शहर के सारे ज्वेलरी शॉप को चुराए गए गहनों की सेल के बारे में आगाह कर दिया गया, पर ऐसी कोई सेल की खबर सामने नहीं आई। तहकीकात की इस नई दिशा से एक संभव संदिग्ध होने की पहली जानकारी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट से आई। एक शंकर है और एक विश्वास, और दोनों अचानक से बिना बोले कहीं चले गए। मोहन भाई, आप मुझे डेट बता सकते हो? क्योंकि लूट और मर्डर 6 की रात को हुआ था, 6 जुलाई। ये दोनों 8 जुलाई से गायब है। कहाँ गए होंगे कुछ पता है? वैसे तो दोनों भी मेरे ही गांव के, टेकड़ी गांव के। ये शंकर वागे और ये विश्वास गायतोंडे अपनी शिवश्याम अपार्टमेंट जहाँ पे मर्डर हुआ था उसी के पास में एक बिल्डिंग का काम चालू है, वहाँ पे दोनों मजदूरी करते थे और दोनों के दोनों 8 जुलाई से गायब है। ये शंकर और विश्वास, इन दोनों में से किसी के भी नंबर्स मिले? दोनों के मिले। मैंने पीसीओ से ब्लैंक कॉल भी किया था, दोनों नंबर चालू है। हम दोनों लौट आए थे साहब, क्योंकि बहुत झंझट वाला काम था। गलत। तुम लोगों ने शिवश्याम अपार्टमेंट में सुमन यादव नाम की औरत का मर्डर किया, उसके गहने चुराए और भागकर वापस यहाँ आ गए। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं किया साहब, आई शपथ साहब। तुमने नहीं किया तो फिर और किसने किया? विश्वास ने? अरे साहब, मैंने कुछ चुराया नहीं तो बेचूंगा कहाँ? तब सुनो ना, मेरे को काय को लेके जा रहे हो साहब? ये शंकर और ये विश्वास, दोनों के घर की तलाशी ली, गहने तो कहीं मिले नहीं, पक्का बेच दिए होंगे। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। साहब, हम लोगों को तो काफी पहले से प्लान था कि 8 जुलाई आखिरी दिन होगा, काट लेंगे पगार लेकर। हाँ साहब, बगल में मर्डर विडर हुआ, ऐसा कुछ हमको पता भी नहीं चला साहब। शिवश्याम अपार्टमेंट के वॉचमैन पे किसने नजर रखी? ग्रिल से ऊपर बालकनी में कौन चढ़ा तुम दोनों में से? साहब, शिवश्याम अपार्टमेंट की तरफ तो हम गए भी नहीं साहब। शंकर और विश्वास के फोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला सर। 6 जुलाई को लोकेशन क्या है दोनों की? क्राइम सीन के आसपास भी नहीं है। फिंगरप्रिंट्स मैचिंग के लिए वेट करते हैं फिर। हो सकता है फोन्स पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं छोड़ दिया हो। जी नहीं सर, शंकर वाघ और विश्वास गायतोंडे, इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स हमारे सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच नहीं करते हैं। अब तक गहनों के सेल की खबर पुणे में से कहीं से भी नहीं आई है। सर, हो सकता है पुणे में बेचा ही ना गया हो, कहीं और जाकर बेचा गया, या फिर यहाँ का कोई जोरी चुप बैठा हो, या फिर झूठ बोल रहा हो। आज की डेट में कोई जोरी 2 कंगन और एक चेन के लिए इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। कौन हो सकता है हमारा सस्पेक्ट और कहां छुपा हो सकता है? सस्पेक्ट प्रोफाइल से मैच होने वाले छोटे से छोटे क्रिमिनल को भी क्वेश्चनिंग के लिए राउंड अप किया गया, पर वो एक सस्पेक्ट जो मुजरिम साबित होने वाला था, अब तक पुलिस के रडार से सफलतापूर्वक बाहर रह पाया था। अब ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद ये कोई रैंडम लूट का केस ही था जिसमें मर्डर हो गया था। विक्टिम सुमन जाधव की फैमिली धीरे धीरे इस दुखद हादसे के साथ समझौता कर तो रही थी, पर एक सवाल तलवार की तरह लटक रहा था कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था जिसके चलते उनके छोटे से परिवार का एक सदस्य उनसे छीन लिया गया। पर एक आदमी था जिसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी कि 6 जुलाई 2017 को शिव श्याम सोसाइटी के फ्लैट नंबर 201 में एक भयानक कत्ल हुआ था। बाला सामंत नाम है उसका। ये बाला वहाँ के मजदूरों के झोपड़ियों में जाकर 2-3 बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये कहाँ मिलेगा? उसका कुछ फिक्स नहीं है। मेरे 2-4 चर्चित दोस्त हैं, मैंने उनको नजर रखने को कहा है। शिवा, 4 दिन हो गए तू और तेरी टीम दिखा करते, लेकिन जब मेरी टीम पहुंचती है तो ठेंगा मिलता है। सबके सब पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे इस बाला चर्ची को, लेकिन जैसे ये हमें घुमा रहा है, एक बात तो पक्की है। क्या? खून यही किया है और इसको खबर मिली है कि हम सब इसके पीछे पड़े हैं।
इस बाला सावंत के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए, यही है आपका मुजरिम। हमें ये पक्का पता है कि ये सब तूने किया है। अब हमें सिर्फ तू ये बता कि तू वहां लूटने गया था और मर्डर किया, या मर्डर करने गया था और लूटा भी? गहने कहाँ है? देख, अगर तुझे ठुकने के बाद बोलने की आदत है तो अभी बता दे, क्यों हम खामा खा अपना गला और टाइम खराब करें। साहब वो माजी उठ गई, वरना उसका मर्डर नहीं होता था साहब। साहब मैंने आज तक कभी किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। तो सिर्फ लूटने गया था वहां? साहब मैं हर जगह सिर्फ लूट नहीं जाता हूँ, आज तक कभी किसी का मर्डर नहीं किया साहब मैंने। ये बस हो गया साहब। और ऐसे कितने घरों में घुसा है पहले लूटने? बहुत सारे। लूट का माल कहाँ बेचते हो? कोई गैंग है? नहीं, मैं सबसे पहले अशोक भाऊ को देता हूँ, फिर अशोक भाऊ संतोष भाऊ को देते, फिर संतोष भाऊ आगे बेच देते हैं और मुझे कमीशन भी देते। ये अशोक और संतोष कौन है? कहाँ मिलेंगे? 2 सोने के कंगन, 1 सोने की चेन। 7 जुलाई को बाला चर्सी लाया था। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं साहब? कौन है बाला चर्सी? तेरे बाप ने कभी नशा किया था क्या? चल निकल। बाला एक छोटे से गांव से था। 3 साल पहले की लत जब उसे लग गई तब उसके घर वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया। बाला को भी अपने परिवार से कोई खास लगाव नहीं था। नशे की तलाश बाला को शहर खींच लाई और उसने अपनी लत पूरी करने के लिए पैसे जुटाने का तरीका भी ढूंढ लिया। अशोक की दुकान पर बाला रोज अपना माल बेचता, पैसे लेकर नशा करता। अशोक भाऊ। पर अशोक को बाला के हुनर की समझ पड़ गई। वो उसका मार्गदर्शक बन गया। बे साले बाला, तू तो बड़ा कलाकार निकला बे। ये इस माल में असली कमाई। देख बाला, मेरा एक जोड़ीदार है संतोष नाम का, वो ऐसे माल को पुणे के बाहर ले जाके बेचता है। लेकिन अशोक भाऊ ये बहुत मुश्किल है। एक तो औरत लोगों के बटवे नहीं होते, ऊपर से सारे गहने अपने बदन पर लेकर घूमती है। बहुत रिक्स है अशोक भाऊ। रिक्स है तो यहाँ नोट भी तो है। और देख, वैसे भी औरतें पूरे टाइम गहने नहीं पहनती, रात को उतार के रखती है बिस्तर के पास। सर, ये तो कई चोरियों का इकट्ठा माल है। इस बाला ने बताया था तुझे किसने एक औरत का मर्डर भी किया है? ये बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन साहब पक्का वो वही औरत थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी औरत की जान गई? जान तो जान होती है या नहीं होती है? हाँ साहब, होता है। लेकिन साहब इससे पहले बाला ने कभी कोई मर्डर नहीं किया। मतलब हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं साहब। बड़ा तरस आ रहा है तुझे बाड़ा पर। चल, तुम दोनों अलग नहीं होगे। जो चार्ज इस पे लगेगा वही तुझ पे लगेगा। एक जैसी सजा होगी। कसम से मैंने नहीं बोला इसको मर्डर वर्डर करने के लिए, तो यह सजा मैं क्यों भुगतूं? आप चाहे तो माल बेचने का चार्ज मुझ पर लगाइए, लेकिन मारने का नहीं। मारने का इस चर्सी बाला पे लगाइए। साहब उस रात में ऐसे ही तुक्का लगा रहा था कि कौन सा घर लूटूं। पहले 2-3 घर में ट्राई मारा, लेकिन लोग जगे हुए थे तो फिर जमा नहीं। बाकी का इलाका भरा हुआ था, लोग आ जा रहे थे। यह बिल्डिंग एकदम सुनसान थी। ऊपर से पीछे के बाजू में जंगल भी पड़ता था। मतलब चढ़ते वक्त कोई मेरे को देख लेगा इसका खतरा भी नहीं था। तो मैं घुस गया।
मैं नहीं चाहता था कि कोई कुछ सुने या कोई रोक टोक हो। साहब वो माजी उठी नहीं होती तो मैं उन्हें कभी नहीं मारता साहब, सच में कभी नहीं मारता। बस हाथ का और गले का गहना निकाला और भाग गया वहां से। बाड़ा का गुरु अशोक बाग रेडी की दुकान चलाता है। इनका एक तीसरा साथी है संतोष नामदेव, जो ज्वेलरी पुणे के बाहर बेचता था। ज्वेलरी मिल जाएगी तुम्हें, एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश होने के बाद। बाबा के जाने के बाद आई कोई ज्वेलरी नहीं पहनती थी। मैंने और ताई ने फोर्स किया कि कम से कम ये चेन और कंगन तो पहन ले। ये मेरे बाबा ने बनवाए थे आई के लिए, उनकी शादी के बाद। सिर्फ उस सेट के लिए? हाँ रवि, एक चेन और 2 कंगन बस। गले की चेन उसने निकाल ली थी और हाथ के कंगन निकालने गया तो आई उठ गई तो मार डाला, वो भी गला दबाकर। सिर्फ एक चेन और 2 कंगन के लिए। किसी और घर में चोरी के दौरान कोई और उसके रास्ते में आया होता तो ये शक शायद उसे भी बांधता। दूसरों की जिंदगी के प्रति कठोर असंवेदना के लिए ड्रग्स के अलावा कई और मेंटल कंडीशंस हो सकते हैं जो असंतुलन पैदा करते हैं। दरअसल ये एक कड़वा सच है कि कुछ मानसिकताएं मूल से विध्वंस और विकृति से भरी होती हैं। फिर वो किसी की स्टॉकिंग करनी हो, लूट और चोरी हो, या फिर टूटे लव अफेयर से उभरते भयंकर जुर्म हो। ऐसी मानसिकता वाले लोग सामने वाले की जिंदगी में भयंकर हाहाकार मचा देते हैं और विक्टिम को टूटने वाले कहर की भनक तक नहीं होती। ऐसे जुर्मों का इलाज सख्त कानून द्वारा होता है, पर ऐसे मुजरिमों का इलाज परिवार, समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, खासकर ऐसे केसेस में जहां वो शख्स खुद से इलाज नहीं कराने वाला। जय हिंद।